नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है अधिगम, लर्निंग। तो देखो, लर्निंग टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं। ये जो क्लास है, चाहे आप किसी के भी विद्यार्थी हों टीचिंग लाइन एग्ज़ाम के, चाहे वो रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और चाहे सीटेट या केंद्र की जो भर्तियाँ हैं, सब में ये उपयोगी है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है अधिगम में। अपने यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। कौन सा जो उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो देखो, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये हमने सीखा है, इसलिए ये अधिगम को प्रदर्शित करता है। देखो, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में ला आना, ये स्वाभाविक क्रिया है, इसमें अधिगम नहीं है। तीसरा है चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये भी अधिगम नहीं है, ये भी स्वाभाविक, ये नित्य क्रियाएं ऐसे कह सकते हैं, आदमी धीरे धीरे सीखता है। इनमें से सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो, अब अपन अधिगम के बारे में देखते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम, लर्निंग। देखो, अनुभव, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आए जो अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है, उसी को अपन क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे विकल्पों में देखो, हाथ जोड़कर अभिवादन करना अधिगम है, क्योंकि यह अर्जित प्रक्रिया है, अर्थात इसमें इसे अपने परिवार, समाज और विद्यालय आदि से ग्रहण करता है। जबकि लार आना मूल प्रवृत्त्यात्मक अनुक्रिया है, इसमें कोई अर्जित नहीं है ना। देखो, चढ़ना, भागना, कूदना बाल्यावस्था की सहज क्रिया है, जिसका कारण उस अवस्था की परिपक्वता और गामक विकास है। अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त तीनों में पहला विकल्प सही होगा, सीधी सी बात है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम है। देखो, नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुभव अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये किसने कहा? देखो, नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव अर्जन करने की जो प्रक्रिया है, यही अधिगम है, ये किसने कहा? तो इसका सही से जवाब है वुडवर्थ। देखो, जहाँ पे 2 बार नवीन नवीन आ जाए तो वो वुडवर्थ। तो देखो, नेक्स्ट परिभाषा की तरफ चलते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? देखो, यह जो कथन दिया गया, ये है स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। देखो, जहाँ पे उत्तरोत्तर सामंजस्य, सीखना जो है उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है, ये वर्ड दिख जाए तो आपको देखो, सामंजस्य से यहाँ पे भी आधा से है, यहाँ पे भी आधा से है, तो स्किनर है ना। उत्तरोत्तर सामंजस्य बोल दे तो ये है स्किनर की परिभाषा। देखो, नेक्स्ट परिभाषा है अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। देखो, अनुभव के द्वारा व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है ना, उसको हम अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे। देखो, नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही अधिगम है। मतलब ज्ञान और अभिवृद्धि की जो प्राप्ति है वही अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा है, क्रो एंड क्रो ने दी। देखो, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति, देखो ज्ञान और अभिवृत्ति आ जाए तो वो वहाँ पे जो परिभाषा होगी क्रो एंड क्रो की होगी। नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? इसको अपन पहले भी, हाँ, ये परिभाषा है गेट्स की परिभाषा है। देखो, प्रशिक्षण वर्ड आ जाए और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है, उसको सीखना या अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? गेट्स की परिभाषा है ना। नेक्स्ट, ये परिभाषा बहुत फेवरेट परिभाषा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है वुडवर्थ की। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की। देखो, अब यहाँ पे सभी परिभाषाएं छोटी छोटी हैं, इनको एक एक करके यहाँ अपन देखते हैं। अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं।
अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ की। देखो नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम है। ये किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा। तो दो वर्ड दिख जाए, नवीन ज्ञान नवीन अनुभव अर्जन की जो प्रक्रिया है यही अधिगम है, ये वुडवर्थ ने कहा था ना। इसके बाद में देखो नेक्स्ट परिभाषा है गेट्स और अन्य की। गेट्स और अन्य की अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में उन्नयन जो है वही अधिगम है। ये गेट्स की परिभाषा है ना। देखो अधिगम और प्रशिक्षण दिख जाए, ट्रेनिंग दिख जाए ना, प्रशिक्षण दिख जाए आपको, तो वो परिभाषा है गेट्स की, है ना। उसके बाद में देखो क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो की आदतों ज्ञान और अभिवृद्धियों का जो अर्जन है वही अधिगम है। किसका? देखो आदतों का, ज्ञान का और अभिवृद्धियों का जो अर्जन है वही अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो देखो क्रो एंड क्रो में देखो क्या क्या चीज़ें आपकी, एक तो अभिवृत्ति वर्ड ध्यान रखना है, ये मेन वर्ड है। इसके अलावा आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वही अधिगम है। इसके अलावा देखो स्किनर की जो परिभाषा है, स्किनर की परिभाषा है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवस्थापन या सामंजस्य। देखो उत्तरोत्तर वर्ड बहुत काम का है यहाँ पे। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन कह सकते हैं, व्यवस्थापन कह सकते हैं, सामंजस्य जो है उसे ही हम कहते हैं। यह है स्किनर की परिभाषा। इसके बाद में अपन बात करते हैं थोंडाइक की परिभाषा। थोंडाइक की परिभाषा क्या है? अधिगम क्या है? अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उसे उद्दीपन से जोड़ना है। अधिगम क्या है? उपयुक्त जो अनुक्रिया है उसका चयन करना है और उसको उद्दीपन से जोड़ना है, यही क्या है? अधिगम है। इसके बाद में क्रोनबेक की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? क्रोनबेक की। तो क्रोनबेक क्या कहता है? अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन व्यक्त करता है। क्रोनबेक अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे ही अपन अधिगम कहते हैं। देखो सारी परिभाषाएं मिलती जुलती हैं लेकिन आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। किम्पबेल की परिभाषा है पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमताओं में आया अपेक्षाकृत परिवर्तन जो है, पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमताओं में आया जो अपेक्षाकृत जो परिवर्तन है उसको अधिगम कहते हैं। ये कैम्पबेल की परिभाषा है। तो देखो पुनर्बलित अभ्यास और व्यवहारजन्य ये वर्ड आपको देखने हैं, तो वो कैम्पबेल की परिभाषा हो जाएगी। और लास्ट जो परिभाषा है वो है वुडवर्थ की परिभाषा है। देखो बहुत ही शानदार परिभाषा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये किसकी परिभाषा है? ये सीखना का मतलब होता है अधिगम, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसकी है? ये वुडवर्थ की परिभाषा है। अधिगम के संबंध में सत्य कथन छांटिए। अधिगम के संबंध में आपको सही कथन को छांटना है। देखो सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अभ्यास और अनुभव के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखते हैं अभी, है ना। दूसरी बात कहता है सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से क्या होता है? स्थायी होता है। स्थायी परिवर्तन होता है ना सीखने की प्रक्रिया में, वो अधिगम है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरी बात कहता है कि परिवर्तन व्यवहार की क्षमता और बाह्य व्यवहार दोनों में क्या हो सकता है? परिवर्तन जो है व्यवहार की क्षमता और बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो अपना सही करेक्ट जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की अवधारणा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है? देखो पहला है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात है अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। जितना अभ्यास होगा अधिगम उतना ही होता। तो देखो नेक्स्ट है अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो ऐसा तो कुछ परिभाषाओं में था ही नहीं। तो देखो गलत जो स्टेटमेंट हो जाएगा, अधिगम जो है एक जन्मजात प्रक्रिया है। जन्मजात नहीं होता है, ऐसे तो फिर सब बराबर इंटेलिजेंट होते, जन्मजात होते तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। देखो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें सही कड़ी का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आता है प्रेरक, प्रेरक से फिर लक्ष्य, फिर उसमें एडजस्टमेंट चलता है, फिर उससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सही कड़ी है प्रेरक, मोटिवेशन, मोटिवेशन से अपन को टारगेट मिलेगा, फिर अपन उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसमें परिवर्तन आएगा। तो सी जो ऑप्शन है वो बस बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। अधिगम के बारे में सबसे उपयुक्त कौन सा है? देखो कौन सा सबसे उपयुक्त है। देखो अधिगम जो है ये प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। तो देखो ये जो कथन है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। और देख लेते हैं, यह अप्रकट प्रक्रिया है, अप्रकट प्रक्रिया है। देखो अप्रकट कैसे है? प्रकट होने वाली प्रक्रिया है। देखो ये अनायास होता है, तो ये अचानक थोड़ी ना होता है। अनायास तो कैसे हो जाएगा? प्रयास करने पड़ते हैं अधिगम के लिए। ये व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी नहीं है, स्थायी परिवर्तन है, तो ये भी गलत हो गया। तो सर्वाधिक उपयुक्त यही है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है आपको बताना। अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही बात है। एडजस्टमेंट चलता है इसमें। अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। ये जरूरी नहीं कि जो आपने सीखा है ना वो हमेशा आप प्रेक्षण भी दिखे भी और उसको दूसरा है ना अवलोकन भी कर सके, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमेशा अधिगम परिमाण व्यवहार परिवर्तन होता है। देखो अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये सही वर्ड है। तो देखो गलत कथन ये हो जाएगा सी, बाकी सब सही कथन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे फिट कर देते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम की विशेषता सही नहीं है? सही विशेषता नहीं। देखो अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम कोई परिणाम नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। दूसरी बात है अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। तीसरी बात पे चलते हैं, अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। देखो चौथी बात क्या कहता है, मूल प्रवृत्ति या प्रत्यक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया जो परिवर्तन है वो अधिगम कहलाता है। देखो मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको अधिगम नहीं कहते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यही अधिगम की विशेषता नहीं है। देखो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। अभी आपने बताया था मोटिवेशन के बाद लक्ष्य के बाद में समायोजन के बाद में पूरी प्रक्रिया था। तो सीखना जो है लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है, मदद करता है। सीखना केवल औपचारिक प्रक्रिया है। देखो सीखना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। अधिगम जो है वो औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है ना। सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक 5th क्लास के बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ेगा? भले ही आप उसको मोटिवेट कर दो, लेकिन परिपक्वता पे भी निर्भर करता है, अभिप्रेरणा पे भी निर्भर करता है। तो ये भी सही है। तो अपना जो गलत विशेषता है ना, केवल औपचारिक प्रक्रिया, ये गलत हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी है अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। अधिगम का जो मापन है निष्पादन के आधार पर होता है, ये बात भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, ये बात भी सही है। देखो अधिगम अपने को कैसा पता चले? जब उसका आउटपुट अपने को मिलेगा तभी तो पता चलेगा ना। नेक्स्ट है अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम में अपन सीखते हैं तो नई क्रियाओं का तो अर्जन हो गया और पुरानी जो क्रियाएं हैं उसमें सुधार होता है, परिमार्जन आता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट लास्ट है कि थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाला जो परिवर्तन है उसको अधिगम कहा जाता है, बिल्कुल नहीं है। तो थकान से जो परिवर्तन आएगा वो अधिगम नहीं होगा, वो स्थायी परिवर्तन नहीं है कहने का मतलब।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखो, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। देखो, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, स्थायी परिवर्तन, उसको अधिगम कहते हैं। नवीन व्यवहारों का अर्जन है, उसको भी अपन अधिगम कहते हैं। व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है उसको भी अपन अधिगम कहते हैं। लेकिन अभिप्रेरणा और परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं अधिगम। लेकिन यहाँ पे केवल परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन आए तो उसको अपन अधिगम नहीं कहेंगे, उसको तो अपन कहेंगे कि वैसे विकसित हो रहा है, वो अधिगम थोड़ी कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? तो देखो, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम समायोजन में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है, तो देखो अधिगम में अनुभवों का जो पुनर्गठन है शामिल है, वो बिल्कुल। अधिगम अस्थानांतरणीय है, क्योंकि अपने अनुभव जो हैं व्यवहार में परिवर्तन है तो वो दूसरों को अपन बता सकते हैं। अधिगम, जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ सीखी है तो मैं उसको दूसरों को बता सकता हूँ, तो अस्थानांतरणीय नहीं है, स्थानांतरणीय है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? अधिगम प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, प्रक्रिया कहना ये सही नहीं है ना। अपने को तो सही प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित कौन कर रहा है? अधिगम प्रक्रिया उत्पाद है, उत्पाद भी है, बिल्कुल सही है। अधिगम कभी उत्पाद कभी प्रक्रिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इसका सही जो जवाब है ना वो है अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर ये है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो देखो, इसका तात्पर्य जो है वो है अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। तो देखो, अधिगम हम अनुभव नहीं कर सकते, केवल हम यह देख सकते हैं कि निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में नहीं से प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, ये भी बात है। अधिगम अभ्यास का परिमाण है, ये बात भी सही है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये सही है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष है। तो व्यवहार का जो करना जो पक्ष है वो कौन सा पक्ष है? वो सीखने का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भावात्मक क्षेत्र करने में नहीं आता है ना, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी नहीं है, ज्ञानात्मक क्षेत्र भी नहीं है। तो गतिक जो पक्ष है ना वो करने से संबंधित होता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए देखो, स्वानुभव, खुद के अनुभव भी चाहिए, खुद का चिंतन भी चाहिए, खुद की क्रिया भी चाहिए, स्व क्रिया, स्व चिंतन, स्व अनुभव सभी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है, अधिगम एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तथ्यों के संग्रह की प्रक्रिया कह सकते हैं, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं, परीक्षा की तैयारी या याद करने की। तो इसका सही जवाब है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अधिगम कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं वरन यह कहीं अधिक है। मतलब सीखना जो ना अधिगम जो है केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक है। तो देखो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब जो सीखना है ये व्यवहारगत परिवर्तन है। इससे मतलब आदमी के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। ज्ञान और कौशल की प्राप्ति नहीं, व्यवहार में भी आदमी के परिवर्तन आता है। व्यवहारिक जीवन में क्रियाविनती है, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शिका है, बिल्कुल नहीं। दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, तो दृष्टिकोण इसमें सारे आ गए। व्यवहार में फिजिकल और मेंटल दोनों चेंज आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। देखो, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अभ्यास के फलस्वरूप होता है, अनुभूति के फलस्वरूप होता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात है, व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो, व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो परिणात्मक व्यवस्था के फलस्वरूप होता है उसको अधिगम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो यही अपनी विशेषता हो जाएगी, डी अपना आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? वैयक्तिक समायोजन, सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है, समायोजन होता है इसमें। सामाजिक व राजनीतिक चेतना या अपने रोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम का जो सर्वाधिक जो उपयुक्त है उद्देश्य है वो है व्यवहार में रूपांतरण, व्यवहार में परिवर्तन कह सकते हैं, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? देखो, परिपक्वता जो है अपने आप आती है, वो सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, जबकि अभिवृद्धि, ज्ञान और संकल्पना ये जो है सीखने के परिणाम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम का निष्पादन है। अधिगम का जब निष्पादन होता है तो उसमें क्या है? इसमें अभिवृद्धि, ज्ञान और कौशल इन सब का विकास होता है। तो अपना डी जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ग्रेड फर्स्ट फिजिक्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, में से कौन से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है? देखो, कौन से जो हैं वो अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित हैं? तो इसमें फिर अधिगम का मनोविज्ञान बिल्कुल सम्मिलित है। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भी अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। तीसरा, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, ये भी अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। तो बी जो अपना आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? कौन सा है जो अधिगम का उत्पाद नहीं है? तो देखो, परिपक्वता देखो अधिगम का उत्पाद नहीं है, ये विकास का उत्पाद कह सकते हैं। विकास के फलस्वरूप परिपक्वता आती है। तो देखो, अभिवृद्धि, कौशल और संप्रत्य जो अधिगम के उत्पाद हैं। अब देखो, अधिगम के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। नेक्स्ट में, अधिगम व्यक्ति के व्यवहार की एक प्रमुख प्रक्रिया है। अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार अथवा व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन जो अनुभव एवं अभ्यास के कारण होता है। देखो यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम व्यक्ति के व्यवहार की एक प्रमुख प्रक्रिया है। अधिगम से तात्पर्य क्या है? व्यवहार और व्यवहार की जो क्षमता है उसमें तुलनात्मक रूप से स्थायी जो परिवर्तन है जो अनुभव या अभ्यास के कारण होता है वो अधिगम है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, क्या अधिगम नहीं है? देखो, वृद्धि, परिपक्वता या मादक पदार्थों या थकान की वजह से जो व्यवहार में, जैसे मान लो अपन ने मादक पदार्थ पी लिया, 2 मिनट में दादागिरी करने लग गए, तो वो अधिगम नहीं है, स्थायी परिवर्तन नहीं आया उससे आपने। देखो, वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ या थकान की वजह से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है ना, वो अधिगम नहीं है। अब देखो, अधिगम की है ना विशेषताओं का अपन चर्चा करते हैं। अधिगम की विशेषताएं, कुछ अन्य विशेषताएं। अधिगम सोद्देश्य है, मतलब उद्देश्य से ही अधिगम किया जाता है। अधिगम क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है। अधिगम में मूल प्रवृत्ति या प्रतिक्षेप या प्रतिवर्त या परिपक्वन के कारण आए जो परिवर्तन है वो सम्मिलित नहीं होते हैं। देखो, अधिगम में ना मूल प्रवृत्ति, प्रतिक्षेप या प्रतिवर्त या परिपक्वन, मैचुरेशन के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो अधिगम में नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। देखो नेक्स्ट है, अधिगम जो है एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सतत प्रक्रिया है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। देखो, अधिगम सतत प्रक्रिया है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, यह व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अधिगम व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रियात्मक पक्ष है। अधिगम क्या है?
व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए क्या है, प्रतिक्रियात्मक पक्ष है। अधिगम सृजनात्मक होता है। अधिगम कैसा होता है, सृजनात्मक होता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम में समायोजन निहित होता है। अधिगम जो होता है इसमें समायोजन निहित होता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात है अधिगम परिणाम नहीं अपितु एक प्रक्रिया है। अधिगम जो है परिणाम नहीं है, क्या है, एक प्रक्रिया है। हालांकि नवीन अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है और इसका प्रक्रिया अथवा परिणाम होना अधिगम की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो अधिगम के बारे में क्या कहते हैं कि अधिगम परिणाम नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। लेकिन जो नवीन अध्ययन है इस बात की पुष्टि करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है और इसका प्रक्रिया और परिणाम दोनों होना अधिगम की जो प्रकृति पर निर्भर करता है कि अधिगम किस प्रकार से हो रहा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो सकता है और नहीं भी। मतलब आपके किसी को व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है वो दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात है अधिगम में सदैव एक प्रकार के अनुभव सम्मिलित रहते हैं। अधिगम जो होता है ना इसमें सदैव एक प्रकार के जो अनुभव हैं उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। अधिगम जो होता है उसमें जो मनोवैज्ञानिक जो घटनाएं होती हैं उसका एक क्रम निहित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक अनुमानित प्रक्रिया है कि भाई इतना इसका व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस से भिन्न है। जैसे ज़रूरी नहीं कि मान लो आपने सीख लिया और उसको वो आउटपुट के रूप में मिल जाए, है ना। तो ये है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो देखो इसमें सारी आ गई, निर्देशन भी है, चयन भी है, सूझ भी है और उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बात क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में निम्नलिखित मानसिक प्रक्रियाएं निहित हैं। कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं निहित हैं? पहला है निर्देशन। निर्देशन, देखो अधिगम में कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं निहित है? पहला है निर्देशन, लक्ष्य की ओर रुचि या अवधान होता है। निर्देशन जो होती है ना, लक्ष्य की ओर रुचि या अवधान जो होता है उसको निर्देशन कहते हैं। उसके बाद में व्याख्या, व्याख्या कहता है संबंधों का प्रतिबोधन होता है। व्याख्या क्या होता है? संबंधों का प्रतिबोधन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चयन। चयन जो होता है ना, चयन संबंधित अनुभवों का चयन एवं प्रत्यास्मरण होता है। चयन क्या होता है? संबंधित अनुभवों का चयन, संबंधित अनुभवों का चयन या एवं प्रत्यास्मरण, चयन। नेक्स्ट बात करते हैं सूझ। सूझ क्या होती है? विश्लेषित अनुभवों का अभिज्ञान जो है उसे हम सूझ कहते हैं। जो अपने कोई विश्लेषण किया और उसके आधार पे जो अपने को अनुभवों का जो अभिज्ञान मिला उसी को बोलते हैं सूझ। संरचना क्या होती है? कंस्ट्रक्शन। नवीन मानसिक शैलियों के जो निर्माण है उसको अपन संरचना कहते हैं। नवीन मानसिक शैलियों के जो निर्माण है उसको क्या कहते हैं? संरचना। इसके बाद में आलोचना। आलोचना क्या है? समाधानों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन। देखो समाधानों की जो कार्यकुशलता है उसका जो मूल्यांकन है उसे अपन क्या कहते हैं? आलोचना कहते हैं। अधिगम क्या आता है? परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? अधिगम का स्थानांतरण संभव है। परिवर्तन क्या कहता है कि जो अधिगम है इसका स्थानांतरण संभव है। ऐसे नहीं कि एक आदमी ने सीख लिया तो वो किसी को सिखा नहीं सकता, स्थानांतरण संभव है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। मतलब कोई उद्दीपन जो आप किसी को बार बार दे रहे हैं और उससे व्यवहार में अस्थायी जो परिवर्तन है उसको हम अधिगम नहीं कहते हैं, अभ्यस्तता कहते हैं। हैबिट हो जाना किसी चीज़ की। देखो इसमें है प्राय हमारे व्यवहार में कुछ अस्थायी परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जैसे थकान, औषधि, व्यसन, बीमारी आदि के कारण होते हैं। इन्हें अधिगम नहीं कहा जा सकता।
इनको अपन अधिगम नहीं कह सकते। देखो इसमें क्या होता है, अभ्यस्तता या हैबिचुएशन क्या होता है। देखो अभ्यस्तता या हैबिचुएशन, हाँ जी, देखो अभ्यस्तता व्यवहार में आया अस्थायी परिवर्तन है। किसी उद्दीपक के बार बार उद्भाषण मतलब दिए जाने से व्यवहार में कई बार ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि उस उद्दीपक के प्रति हमारे जो रिफ्लेक्सेज हैं, प्रतिवर्त हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को अपन अभ्यस्तता कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि अभ्यस्तता क्या है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। जैसे आप किसी को बार बार टॉर्चर करो, उसके उद्दीपक के बार बार आप उद्भाषण दिए जाने से व्यवहार में कई बार क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। और उद्दीपक के जो प्रति है ना, हमारे जो उद्दीपक के प्रति हमारे जो रिफ्लेक्सेज हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, अभ्यस्तता कहते हैं। अब देखो कई बार आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, यदि आपके पड़ोस में विवाह हो रहा है और देर रात तक डीजे का काफ़ी शोर होता है, तो प्रारंभ में इससे आपको परेशानी होती है, किंतु धीरे धीरे आपके जो कान है वो अभ्यस्त हो जाते हैं और उस ध्वनि के प्रति आपके जो प्रतिवर्त हैं वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात है, वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है कहलाता है। उसको बोलते हैं गामक। देखो मतलब एक ऐसा अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं गामक। अब देखो सारी चीज़ें देखते हैं। गामक अधिगम क्या होता है। देखो गामक अधिगम में है, गामक अधिगम तो वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है, अधिगम का प्रथम स्तर है, जिसको बोलते हैं गामक अधिगम। क्या बोलते हैं, गामक अधिगम। अधिगम का देखो नेक्स्ट स्तर की बात करते हैं, वो है प्रतिबोधात्मक अधिगम। देखो इसमें क्या होता है, प्रतिबोधात्मक जो अधिगम है, इंद्रियों का उपयोग करके विभिन्न विचारों को सीखने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रतिबोधात्मक अधिगम, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं संकल्पनात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो देखो संकल्पनाओं के स्तर पर किया गया अधिगम जो है वो क्या कहलाता है, संकल्पनात्मक अधिगम कहलाता है। इस प्रकार के अधिगम में चिंतन, तर्क आदि महत्वपूर्ण साधन होते हैं। संकल्पनात्मक अधिगम में क्या होता है, चिंतन, तर्क आदि महत्वपूर्ण साधन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है। सीखने का सही स्तर कौन सा है। सबसे पहले तथ्य के बाद में सूचना से ज्ञान प्राप्त करना, उसे बोध से प्रज्ञान होना, ये सीखने का सही क्रम है। नेक्स्ट बात देखो, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों से होते हुए व्यक्ति अधिगम को प्राप्त करता है। कौन कौन से चरण, देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले तथ्य से सूचना मिलेगी, सूचना से अपने को ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से बोध और उसके बाद में प्रज्ञान। देखो फैक्ट से इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज हाउ, उसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद में विजडम। तो ये अधिगम का क्रम कह सकते हैं इसको, ना। देखो इसको पूरी प्रोसेस के द्वारा समझते हैं। देखो मान लीजिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। उक्त पुस्तक में अनेक तथ्य होंगे, किंतु आपके लिए केवल वही महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आप उन तथ्यों में से आपके लिए उपयोगी सूचनाओं को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद उनकी मदद से आवश्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यह समझ या सूझ या बोध के विकास में सहायक होगा और इसी के आधार पर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या प्रज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण क्या है। तो देखो मोटिवेशन जो होता है ना, अधिगम की प्रक्रिया का सबसे प्राथमिक चरण है। नेक्स्ट बात करते हैं,
देखो नेक्स्ट बात, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। तो सबसे पहला होता है मोटिवेशन। सबसे पहले क्या होता है, मोटिवेशन। सबसे पहले होता है मोटिवेशन, तो ये 1 नंबर पे आ गया, है ना। उसके बाद में आता है, मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद में विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, तो ये 2 नंबर पे आ गया। उसके बाद में क्या करेगा, विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा तो उसमें कुछ बाधाएं आएंगी, ये 3 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद में कुछ बाधाएं आएंगी तो वहाँ पे कुछ सफल प्रयत्न भी करेगा, तो ये आ गया 4 नंबर पे आ गया, सॉरी ये 4 नंबर पे आ गया। और अंत में उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी 5। तो देखो इसका क्रम देखें तो अभिप्रेरक, अनुक्रियाएं, फिर बाधा, फिर सफल प्रयत्न और लक्ष्य। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4। इसका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। अधिगम किसके बिना संभव नहीं है, तो वो है मोटिवेशन। जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा जब तक आदमी सीख नहीं सकता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी व्याख्या के द्वारा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मिलर और डोलार्ड का कथन क्या है अधिगम के लिए। अधिगम के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए और उसे कुछ देखना बहालना चाहिए और उसे कुछ करना चाहिए और अंत में कुछ प्राप्त करना चाहिए। देखो मिलर और डोलार्ड का कथन क्या है अधिगम के लिए। अधिगम के लिए व्यक्ति को ना वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए पहले, फिर कुछ देखना बहालना चाहिए, उसके बाद में उसे कुछ करना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो ये अधिगम के बारे में बताया है। देखो इसके बाद में बात करते हैं, अधिगम कुछ निश्चित चरणों में होता हुआ संपन्न होता है। इसी को अधिगम के क्या कहते हैं, सोपान कहा जाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के सोपान को परिभाषित करते हुए चरण दिए हैं। इनमें डेशियल का जो वर्गीकरण है वो प्रमुख है। डेशियल का जो वर्गीकरण है वो प्रमुख है। उसमें सबसे पहले अधिगम के सोपान जो है 6 चरण बताए हैं। डेशियल ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं, 6 चरण बताए। पहला है अभिप्रेरणा या आवश्यकता। जब अभिप्रेरणा या आवश्यकता होगी तो लक्ष्य या उद्देश्य मिलेगा उसको, उससे कुछ बाधाएं आएंगी और बाधाएं आएंगी तो कुछ अनुक्रियाएं करेगा। उसके बाद में अनुक्रियाएं करेगा, वहाँ से उसको सबलीकरण या पुनर्बलन मिलेगा और लास्ट में सामान्यीकरण या एकीकरण के द्वारा उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही अधिगम है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम स्मिथ जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। मतलब आदम स्मिथ जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को अपन परिपक्वता कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा है गैसेल की। किसकी है, गैसेल की। अब देखो परिपक्वता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले गैसेल की परिभाषा है, आदम स्मिथ जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को अपन कहते हैं परिपक्वता। ये गैसेल की परिभाषा है। तो देखो इसके बाद में बोरिंग व लैंगफील्ड की परिभाषा क्या है। बोरिंग व लैंगफील्ड की परिभाषा, परिपक्वता से अभिप्राय अभिवृद्धि और विकास से है, जो कि विशेष व्यवहार के अस्तित्व के समय किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्व में आने से पूर्व अत्यंत आवश्यक है। देखो लैंगफील्ड की परिभाषा क्या है कि अभिवृद्धि और विकास से, परिपक्वता से अभिप्राय क्या है, अभिवृद्धि और विकास से है, जो विशेष व्यवहार के अस्तित्व के समय अथवा किसी विशिष्ट व्यवहार के अस्तित्व में आने से पूर्व अत्यंत आवश्यक है, उसको परिपक्वता कहते हैं। इसके बाद में गेट्स और जर्शील्ड की जो परिभाषा है वो कहती है परिपक्वता वह अभिवृद्धि है जो पर्यावरण की व्यापक परिस्थितियों में नियमित रूप से होती है। देखो परिपक्वता क्या है, वह अभिवृद्धि है जो पर्यावरण की जो व्यापक परिस्थितियों में नियमित रूप से होती है अथवा जो उत्प्रेरणा की विशिष्ट परिस्थितियां जैसे प्रशिक्षण और अभ्यास के बिना होती है, उसको बोलते हैं
परिपक्वता, ये गेट्स और जर्सील्ड की परिभाषा है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है अलेक्जेंडर की परिभाषा है। परिपक्वता आंतरिक रूप से संशोधन की प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या है? आंतरिक रूप से संशोधन की प्रक्रिया है। और आंतरिक परिपक्वता प्राणी का विकास है, संरचना व कार्य में वृद्धि है जो प्राणी में निहित शक्तियों के कारण होती है। देखो अलेक्जेंडर क्या परिभाषा देता है? परिपक्वता क्या है? आंतरिक रूप से संशोधन की प्रक्रिया है जो परिपक्वता प्राणी का विकास है। आंतरिक परिपक्वता प्राणी का क्या है? विकास है। सॉरी, दोबारा से बताते हैं पूरी कहानी को, है ना। अलेक्जेंडर ने क्या परिभाषा दी है? परिपक्वता आंतरिक रूप से संशोधन की प्रक्रिया है। आंतरिक परिपक्वता प्राणी का विकास है, संरचना व कार्य में वृद्धि है जो प्राणी में निहित शक्तियों के कारण होती है, उसे ही हम परिपक्वता कहते हैं अलेक्जेंडर की परिभाषा में। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। देखो, परिपक्वता इत्यादि से जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, उसको अधिगम कहा जाता है। तो बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाते। मतलब यदि मानव का जो विकास है ना परिपक्वता से ही होता ना, तो मनुष्य जो है ना केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते, मतलब उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो मानव का जो विकास है पूरी तरह से परिपक्वता पे निर्भर नहीं करता। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही कथन है ना। इसके बाद में दूसरा जो कथन है उसके बाद में है, देखो, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे विकसित हो सकते हैं। देखो, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, वंशक्रम की जो संभाव्य जो क्षमता है उसके सीमा के कारण जो बालक है एक निश्चित सीमा से आगे विकसित नहीं हो सकते, ये वंशक्रम के कारण तो है ना। नेक्स्ट है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। मान लो कोई बच्चा मानसिक रूप से मंद है लेकिन उसको अधिक प्रयास करके भी आप कितना सिखा सकते हो, तो ये कथन भी गलत है। देखो, नेक्स्ट कथन है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना विषमय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देखो, अंतर्निहित जो शक्तियाँ उसको आप पहचान ही नहीं रहे और उनको बिना विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? कौन सी है जो बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो देखो, प्रतिबिंबन, तर्क और कल्पना, ये सब जो हैं बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन परिपक्वता जो है ना बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। देखो, मैच्योरेशन की बात करते हैं। देखो, परिपक्वता विकास की एक निश्चित अवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य विशेष को करने की जो योग्यता है उसको परिपक्वता कहते हैं। मतलब विकास की एक निश्चित अवस्था होती है, उसमें किसी व्यक्ति द्वारा कार्य विशेष को जो करने की जो योग्यता है उसको बोलते हैं परिपक्वता। अब देखो, इसके आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, परिपक्वता द्वारा उत्पन्न परिवर्तन अधिगम नहीं है। परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उनको अधिगम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिपक्वता द्वारा शरीर में केवल जैविक परिवर्तन होते हैं, जबकि अधिगम सीखना शारीरिक, मानसिक और प्रतिक्रियाओं को विकसित करना है। जबकि अधिगम में क्या होता है कि शारीरिक सीखना, मानसिक और प्रतिक्रियाओं को विकसित करना है। तो उदाहरण के लिए जैसे बात करें, जैसे शिशु के पाँव की मांसपेशियों का मजबूत हो जाना, ये क्या है, परिपक्वता की निशानी है। उसका साइकिल चलाना, ये अधिगम है। लेकिन परिपक्वता के बिना अधिगम भी नहीं हो सकता। देखो, इसके बाद में बात करते हैं, जैसे शिशु की अंगुलियों की मांसपेशियों का पेंसिल पकड़ने के लिए योग्य हो जाना परिपक्वता को दर्शाता है,
लेकिन वहीं पेंसिल पकड़कर अंक लिखना, अक्षर लिखना, ये आदि अधिगम है। इसके बाद में बात करते हैं कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परिपक्वता की वजह से आए परिवर्तन अधिगम नहीं है, किंतु अधिगम को प्रभावित करती है और दोनों में घनिष्ठ संबंध है। देखो, अतः हम कह सकते हैं कि परिपक्वता की वजह से जो परिवर्तन आते हैं वो अधिगम नहीं है, किंतु परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए परिपक्व नहीं होगा तब तक उसे वह कार्य नहीं सिखाया जा सकता, वह कार्य नहीं सिखाया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है, और अधिगम की चाह के बिना परिपक्वता क्या है, निरर्थक है। अधिगम की चाह के बिना परिपक्वता भी क्या है, निरर्थक है। इसके बाद हम बात करते हैं परिपक्वता, प्रकृति और अधिगम जो है पालन पोषण विकास के निर्माणार्थ हेतु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो, परिपक्वता प्रकृति है और अधिगम जो है पालन पोषण है, तो विकास के निर्माण हेतु एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि हमारे विकास का आधार केवल परिपक्वता ही होता तो मनुष्य आज भी पशु जीवन ही जी रहा होता, और हमारे विकसित जीवन के पीछे बहुत बड़ा कारण है। अतः ये जमा होने वाले बिंदु न होकर एक दूसरे को प्रभावित करने वाले प्रभाव डालने वाले बिंदु हैं। मतलब ये जोड़ नहीं है, ये गुणा है परिपक्वता ना। तो इसका सूत्र देखो ऐसे है कि परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास। परिपक्वता और अधिगम गुणा होकर विकास बनाते हैं। यदि परिपक्वता और शून्य अधिगम है तो अपनी उपलब्धि भी शून्य है। शून्य परिपक्वता है और अधिगमीय अवसर है तो भी अपनी जो उपलब्धि है वो शून्य होगी। मतलब परिपक्व नहीं हुआ है और अधिगम के अवसर बन रहे हैं तो उससे भी उपलब्धि क्या होगी, शून्य ही होगी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यहाँ पे कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो देखो, यहाँ पे देखो स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम जो है ना स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिगम जो है अभ्यास पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अधिगम को देखो, अपने को परिपक्वता और अधिगम से अलग करने वाली वो, तो परिपक्वता स्वाभाविक होती है। एक उम्र के बाद में आदमी परिपक्व हो ही जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद में अधिगम थोड़ी हो जाएगा अपने आप। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के निम्न के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो देखो, यहाँ पे है अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, तो यही उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। देखो, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरी बात है अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन मिलेगा तो लर्निंग फास्ट होगी। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो आंसर अपना सही हो जाएगा। देखो, परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है, इसको एक एक करके अपन देखते हैं। देखो, परिपक्वता और अधिगम में क्या है। तो देखो, एक साइड में परिपक्वता है, दूसरी साइड में अधिगम है। परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम जो है अर्जित प्रक्रिया है। परिपक्वता तो कैसी है, जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, अर्जित प्रक्रिया है। इसके बाद में परिपक्वता जो है सहज जातिगत प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य जाति, पशु पक्षी सभी में आती है परिपक्वता। लेकिन जो अधिगम है ये व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी है, व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम अभ्यास और अनुभव पर निर्भर प्रक्रिया है। अभ्यास और अनुभव होगा तभी है ना अधिगम होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट बात है कि परिपक्वता मुख्यतः शारीरिक प्रक्रिया है। मतलब आदमी धीरे धीरे उम्र के हिसाब से परिपक्व हो ही जाता है। लेकिन जो अधिगम है मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके बाद में
परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती है, परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन सीखना परिपक्वता पर निर्भर होगा। आदमी परिपक्व नहीं है सीखने के लिए तो कैसे सीख सकता है ना। नेक्स्ट है, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व नहीं है, लेकिन अधिगम में अभ्यास एक महत्वपूर्ण घटक है। अधिगम में क्या है? अभ्यास एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है, प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती है। परिपक्वता जो है ना, मोटिवेशन या मोटिवेटर्स पे निर्भर, प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो अधिगम है, आवश्यकता, अभिप्रेरणा, लक्ष्य या अधिगम में महत्वपूर्ण जो सोपान है उन पर सब पे क्या करती है? निर्भर करती है। देखो, परिपक्वता में पुनर्बलन का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अधिगम में पुनर्बलन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मोटिवेशन दोगे तो सीखने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। परिपक्वता जीवंत पर्यंत नहीं चलती है, लेकिन अधिगम जो है जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, परिपक्वता मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं की सीमा का निर्धारण करती है। परिपक्वता क्या करती है? मनुष्य की जो संभाव्य क्षमता है उनकी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि अधिगम जो है मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं के भीतर अर्जित कौशल है। अधिगम क्या है? मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं के भीतर जो अर्जित कौशल है वो अधिगम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। कौन सा जो कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो देखो, पहला इसका सही जवाब है परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता और आयु जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है, जबकि संचार के साधन, अध्यापक, ये सामाजिक कारक हो सकते हैं, समवयस्क समूह। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। कौन सी श्रेणी से संबंधित है? देखो, स्कूल की जो संगठनात्मक जो संरचना है ये सामाजिक कारक से संबंधित है। देखो क्या कह रहा है कि स्कूल की संगठनात्मक जो स्थापना है छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह किससे संबंधित है? क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक या अन्य? तो ये सामाजिक कारक में आता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड 2 जुलाई 2023 में क्वेश्चन आया था ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? अधिगम की प्रकृति भी, हाँ बिल्कुल है। अभिप्रेरणा का प्रभाव है, ये भी अधिगम का निर्धारक है, बिल्कुल सही है। विन्यास का जो प्रभाव है ये भी अधिगम का निर्धारक है, बिल्कुल सही है। और चौथा है अभ्यास, अभ्यास से भी अधिगम प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सारे जो हैं अधिगम के निर्धारक हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? कौन सा जो कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो देखो इसका सही जवाब है उद्देश्यहीनता। देखो अधिगमकर्ता जो है वो भी अधिगम को प्रभावित करेगा। मानव व भौतिक संसाधन है अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम के जो अनुभव हैं वो भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है तो अधिगम नहीं है, तो अधिगम नहीं है तो प्रभावित क्या करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो देखो सबसे अच्छे अधिगमकर्ता की जो विशेषता है वो इच्छा शक्ति, अवधान भी नहीं है, परिपक्वता भी नहीं है, शैक्षिक जो योग्यता भी नहीं है। सबसे जो अच्छे अधिगमकर्ता की जो विशेषता है मोटिवेटिव, हाईली मोटिवेटेड रहेगा, इच्छा शक्ति ज़्यादा है तो जल्दी सीख पाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्यक्ति के अधिगम को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, उनका वर्गीकरण दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से निम्न प्रकार किया जा सकता है। देखो व्यक्ति के अधिगम को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, उनका जो वर्गीकरण है अध्ययन के दृष्टिकोण से निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहले विद्यार्थी से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत कारक भी इनको कह सकते हैं ना। पहला शारीरिक कारक जो अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? स्वास्थ्य, आदमी बीमार रहता है क्या सीख लेगा। आयु कम आयु है, बड़ा आयु है, छोटी आयु है तो अधिगम को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता, ज्ञानेंद्रियाँ, हाथ पैर, जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो सही से काम करनी चाहिए, तभी आदमी अधिगम सही कर पाएगा।
संवेदी क्षमता, ये सारे अधिगम के शारीरिक कारक हैं। स्वास्थ्य, आयु, परिपक्वता, ज्ञानेंद्रियां और संवेदी क्षमता। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारक। मानसिक और जो मनोवैज्ञानिक जो कारक हैं वो अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे अभिप्रेरणा हो गया, इच्छा शक्ति हो गई, बुद्धि लब्धि हो गई, अंतर्निहित क्षमताएं होगी, संवेगात्मक स्थिति हो गई, रुचि हो गई, अभिवृत्ति हो गई, अभियोग्यता हो गई, थकान हो गई, ऊब हो गई, एक रसता हो गई, नीरसता हो गई। ये सब मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो दोबारा से देखते हैं कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, बुद्धि लब्धि, अंतर्निहित क्षमताएं, संवेगात्मक स्थिति, रुचि, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, थकान, ऊब, एक रसता, नीरसता। ये सब हैं मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित कारक। पर्यावरण से संबंधित कारक, तो पहला है सामाजिक कारक। देखो इसके अंतर्गत व्यक्ति के समाज के वे पक्ष समाहित होते हैं जो उसके अधिगम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखो पर्यावरण से संबंधित कारक कौन है, सामाजिक कारक हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति के समाज के वे पक्ष समाहित होते हैं जो उसके अधिगम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गया, ग्राम हो गया, नगर हो गया, क्षेत्र की सामाजिक स्थिति है, विद्यालय की संगठनात्मक जो स्थापना है, विद्यालय का परिवेश है, अध्यापक द्वारा किया गया बर्ताव है, ये सारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये सामाजिक कारकों में आते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं भौतिक कारकों की। भौतिक कारक कौन से हैं, वातावरण से संबंधित जो भौतिक कारक यथा जैसे रोशनी हो गई, तापमान हो गई, वातायन अधिगम को सुगम्य बनाते हैं। देखो इसको दोबारा से देखते हैं कि भौतिक जो कारक हैं, जैसे वातावरण से संबंधित जो भौतिक कारक हैं जैसे रोशनी हो गई, तापमान हो गए, वातावरण हो गया, अधिगम को जो है ये सुगम्य बनाते हैं। इसके बाद में आर्थिक कारक। आर्थिक जो कारक हैं अधिगम, देखो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अधिगम को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो बच्चा शीघ्रता से लर्न करेगा, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी तो अधिगम प्रभावित होता है, कहने का मतलब। आपकी स्क्रीन पे है कि आपको असुमेलित छांटना है, तो स्वास्थ्य जो है व्यक्तिगत कारक है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय का जो परिवेश है ये सामाजिक कारक है, बिल्कुल सही बात है। रुचि और अभिवृत्ति जो है ये मनोवैज्ञानिक कारक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अध्यापक की विषय पर जो पकड़ है ना, ये व्यक्तिगत कारक नहीं है, ये सामाजिक कारकों में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। इनमें से कौन सा है जो सीखने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो देखो इसमें अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक जो अवस्था है ये सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, जबकि स्वास्थ्य, उम्र, ये जेंडर ये व्यक्तिगत कारक, परिपक्वता का स्तर भी व्यक्तिगत कारक, और विषय वस्तु की अर्थपूर्णता ये भी व्यक्तिगत कारक हो सकता है। लेकिन अभिप्रेरणा और विषय वस्तु की अर्थपूर्णता जो है ये सामाजिक कारक मान सकते हैं। लेकिन अभिप्रेरणात्मक या संवेगात्मक जो अवस्था है ये कैसी अवस्था है, मनोवैज्ञानिक कारक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोध नहीं है। तो कौन कौन से अवरोध हैं उनको देखते हैं। देखो प्रेरणा का जो अभाव है, मोटिवेशन नहीं है, तो वो भी अधिगम का अवरोध है। जीवन से न जोड़ना ये भी अधिगम का अवरोध है। लेकिन अधिगम जो परिस्थिति है ये अवरोध नहीं है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, बिल्कुल होती है। विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, बिल्कुल होती है। लेकिन सी जो आंसर है भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से, तो ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इनमें से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है परिपक्वता की कमी। परिपक्वता में कमी है तो सीखने में दिक्कत आएगी। सूचनात्मक पुनर्मिलन मिलेगा तो सीखने का धनात्मक प्रभावित अधिगम को प्रभावित करेगा। विषय वस्तु की सार्थकता अधिगम में सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। शिक्षक की उपयुक्त संप्रेषण जो योग्यता है ये भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। लेकिन परिपक्वता में जो कमी है ना, यह नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। यह शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्र में मुख्यतः संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है अधिगम परिस्थितियों से, है ना। अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं होता है, अधिगमकर्ता के विकास से कोई, शिक्षक के व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं होता है। केवल अधिगम जो परिस्थितियां हैं वो अधिगमकर्ता और अधिगम क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी। देखो क्वेश्चन है कि अधिगम की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मुख्यतः संबंधित है? देखो अध्यापक की अभिवृत्ति और जो व्यवहार है शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है। अधिगमकर्ता से भी नहीं, शिक्षण प्रक्रिया से भी नहीं, अधिगम प्रक्रिया से भी नहीं। तो अधिगम जो परिस्थितियां हैं इनसे संबंधित है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।